नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में आज इंदौर के हमारे साथ इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल से जुड़े हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि दोसी, जो सीने की बीमारियों से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। आप भी कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अब हम स्वागत करेंगे डॉक्टर का। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, मेरे सवाल भी इसी से जुड़े हुए होंगे। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि क्या वो सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें समझ में आए कि कुछ दिक्कत है चेस्ट में, सीने से जुड़ी हुई कोई समस्या पनप रही है। जी, धन्यवाद न्यूज़ 24, धन्यवाद श्रद्धा जी। देखिए, छाती या चेस्ट संबंधित समस्याएं जो ज़्यादातर हमें सांस फूलने के रूप में, खांसी के रूप में और आवाज़ बदलना, बुखार आना या फिर बलगम आना, वो बलगम कई टाइप का हो सकता है, सफ़ेद, लाल या फिर पीला। और इन सभी सिम्टम्स जब हमें आएँ तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई छाती संबंधित समस्या हमें हो रही है। जी, तो ये सिम्टम्स हैं जिससे हमें समझना चाहिए। कारण की अगर मैं बात करूं डॉक्टर, क्या वो कारण है जिसकी वजह से चेस्ट संबंधित परेशानियां आ सकती हैं? तो उन कारणों को ताकि हम पहले ही अवॉइड कर सकें या उनको समझ सकें। कोविड के महामारी के समय जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने आती है वो मुख्यतः यही है कि अगर आपने कोई बुखार या ऐसा कोई आपको एक्सपोजर हुआ है, आप पब्लिक प्लेस में विदाउट मास्क गए या फिर आप किसी कोविड के पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए हैं, उस परिस्थिति में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड को लेकर सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ समय, मतलब एक आध महीने पहले तक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो कोविड ही थी, जो सीने के मरीजों में हम देख पा रहे थे। बाकी अन्य परिस्थितियाँ, अगर आप धूम्रपान अधिक करते हैं, अगर आपको वेट लॉस हो रहा है अकारण, बहुत ज़्यादा सीने में भारीपन या फिर मौसम बदलते से ही बीमारियां आपको घेरने लगती हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको सीने संबंधित समस्या हो सकती है। तो ये वो कारण है जिसकी वजह से दिक्कत तो हो सकती है। और चेस्ट से जुड़ी हुई समस्या कई बार ऐसी भी होती है कि हम लोग समझते हैं कि नॉर्मली सर्दी खांसी है, ज़ुकाम है, दवाई खा ली, थोड़ी भाप ले ली और फिर लगता है कि 1-2 दिन में तो ठीक हो ही जाएगा। ज़ुकाम को अमूमन तौर पर यही समझा जाता है कि 2-4 दिन की बात है। ख़ासकर कोरोना से पहले तो ऐसा ही समझा जाता था कि 2-4 दिन की बात है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ुकाम कई बार बहुत ज़्यादा परेशान करता है। नज़ले की कुछ लोगों को समस्या रहती है, कुछ लोगों को निमोनिया की दिक्कत हो जाती है, अस्थमा की दिक्कत हो जाती है। इन सब केसेस में हमें क्या कुछ करना चाहिए? क्या इनका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है? क्योंकि अस्थमा के भी कई सारे मैंने केसेस डॉक्टर देखे हैं जो लोग कई सालों से परेशान हैं और उनकी जो समस्या है वो बार बार उभर कर सामने आती है। देखिए, अस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इस बीमारी की विशेषता ये है कि ये यंग एज ग्रुप को प्रभावित करती है। टीनेजर्स और अंडर 30 पॉपुलेशन इससे बहुत अफेक्टेड रहती है। मौसम के बदलाव के साथ में अगर आपको बार बार खांसी आना, आपको खांसी में बलगम निकलना और आपको ऐसी एक्टिविटी में सांस फूलना जो नॉर्मल वे में आप वैसे ही कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाता है आपको नॉर्मल रहना। यू नीड प्रॉपर अटेंशन। और अस्थमा एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जिसको बहुत इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। यही सेम प्रॉब्लम हम देखते हैं ऐसे केसेस में जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। हम देखते हैं कि एक लेवल के बाद में उनके लिए वॉकिंग करना, उनके लिए रूटीन एक्टिविटी करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमें उनको उनका एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ऐसे टेस्ट हम पीएफटी करवाते हैं जिसमें लंग फंक्शन देखते हैं और ऐसे टेस्ट से हमें पता चलता है कि हवा की नलियों में सिकुड़न आई है क्या, वो सिकुड़न किस हद तक आई है और फिर उसका उपचार इनहेलर दवाइयों के द्वारा किया जाता है। जी, खाने पीने की अगर हम बात करें, किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जो अस्थमा के पेशेंट हैं या फिर वो पेशेंट्स जिनको दिक्कत है, सीने में दर्द की शिकायत है या सीने से जुड़ी हुई कोई परेशानियां हैं उनको?
एक जनरल बात है कि सांस संबंधित समस्याएं जिन्हें होती है उन्हें जनरली जो फ्रिज में से फ्रिज वाले आइटम होते हैं, जैसे फ्रिज का ठंडा पानी हुआ, या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खटाई खाने का आदी हो, जैसे इमली की चटनी, नींबू का प्रयोग करते हो, तो उन्हें थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। चेस्ट डिसऑर्डर में एक बहुत बड़ा वर्ग होता है एलर्जी वाले प्रॉब्लम्स का। तो एलर्जी डिसऑर्डर्स में हम लोग एक एलर्जी टेस्ट नाम का टेस्ट करते हैं, जिसमें फूड पार्टिकल्स को भी टेस्ट किया जाता है। जी, तो खाने और पीने हमें ये सटीक जानकारी मिलती है कि किस चीज़ का परहेज रखना है और नहीं रखना है। जी, तो फिर उस टेस्ट के ज़रिए समझ में आता है कि क्या कुछ खाना है या फिर क्या क्या परहेज़ बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। जी। अक्सर ये देखा गया है क्योंकि सर्दी, ज़ुकाम ये सब जुड़ी हुई हैं इसी से समस्याएं, तो ये देखा गया है कि गर्म खाने को बोला जाता है, वो खाना जो थोड़ी गर्माहट दे, जिससे थोड़ी राहत मिलती है। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं गर्माहट देने वाली? देखिए, ऐसा गर्माहट देने वाली कोई चीज़ें तो हम नहीं बोल सकते। ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है। एलर्जी में उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो ठंडी हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जो खट्टी हैं। पर जनरली जो लोगों की मान्यता है कि वो घी लें, वो ड्राई फ्रूट्स लें, या फिर वो गर्म पानी पिएं, शहद लें, पर ये चीज़ें भी कभी कभी कुछ लोगों में एलर्जी करवा देती है। तो ज़रूरी ये है कि आप अपना प्रॉपर हिस्ट्री डॉक्टर को दें। आप पहचान करें कि आखिरकार कौन सी कॉमन खाने की चीज़ है जो खाने से प्रॉब्लम होती है। जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, सर्दियों जैसे में हम कॉमनली देखते हैं कि कोई व्यक्ति जी 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 डॉक्टर, आप कंटिन्यू करें। नहीं, हम ये कॉमनली देखते हैं कि कई व्यक्ति अपनी हिस्ट्री में बताते हैं कि सब गर्मी के मौसम में मैंने आम खाया था और आम खाने के बाद मुझे खांसी चालू हुई। तो इट इज़ नॉट न्यूक्लियर साइंस। हम सीधी सी बात समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को आम की एलर्जी है, और अगर वो आम अवॉइड करेगा तो वो इस एलर्जी से दूर रहेगा। अब मैं ये जानना चाहूँगी, सर्दियों में क्योंकि खासकर ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सर्दियों में उनको आए दिन ज़ुकाम या फिर सीने में दर्द, कहते भी है कि ठंड लग गई होगी, ये भी कहा जाता है। सर्दियों में कैसे ख़ास तौर पर अपना हम ख्याल रखें? देखिए, सर्दियों में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका जो प्रॉब्लम है आपको पता होना चाहिए कि किस नेचर का है। आप एलर्जिक हैं तो आपको निश्चित रूप से ठंड से बहुत ज़्यादा कड़ी बचाव की ज़रूरत है। आपको आपके नाक, आँख, कान को बिल्कुल ढक के रखना है, और खाने पीने में बिल्कुल भी फ्रिज के आइटम ठंड में अवॉइड करना है। जी, तो सर्दियों में फ्रिज के आइटम। वहीं पे हम देखते हैं कि सर्दियों में अक्सर जी, लोगों को बड़ी इच्छा होती है कि साहब हम ठंड में आइसक्रीम खाएंगे, शेक्स पिएंगे। अगर आप एक डायग्नोस्ड एलर्जी के केस हैं तो उस टाइम डेफिनेटली इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जी, तो हमें खान पान बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। ट्रीटमेंट की बात करें, अस्थमा की मैंने बात करी, और कुछ और बीमारियां हैं, न्यूमोनिया हो गया, इस टाइप की जो बीमारियां, खासकर अब जब कोविड भी चल रहा है, निमोनिया आता है, कई बार केस बिगड़ भी जाता है। क्या कुछ हमें करना चाहिए, घरेलू उपचार भी, और कब हमें समझ जाना चाहिए कि इमीडिएट अब हमें डॉक्टर की ज़रूरत है? नहीं श्रद्धा जी, इसमें एक बात बहुत क्लियर है जो कोविड में भी हमें सामने आई थी, वो ये है कि आपको जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर आप शुरुआती खांसी या हल्के बुखार के स्टेज में चले जाते हैं तो कई बार जानलेवा निमोनिया को भी आप अर्ली टैकल कर सकते हैं मामूली टैबलेट्स के द्वारा। वहीं पे अगर आपने आपके बुखार को बिगड़ने का मौका दिया, आपने 7-8 दिन घर पे ही ज़ाया कर दिए, उस परिस्थिति में रूटीन इन्फेक्शन जो बहुत सामान्य रूप से घर के टैबलेट पे भी ठीक हो जाते हैं, उनको एडमिट करके इंजेक्शंस देना पड़ती है और ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। तो कभी भी कोई भी इन्फेक्शन लंग्स के लिए सामान्य नहीं होता है, हमेशा वो एक सीरियस मैटर होता है, और हमेशा हमें इसके रोकथाम के जो उपाय हैं उनके पीछे जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोविड के बाद जो ऐसे पेशेंट्स हैं डॉक्टर
जिनको ऑलरेडी कुछ इस तरीके की दिक्कत है, चाहे निमोनिया हो गया या फिर सीने से जुड़ी कोई भी बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होंगी जो आप बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे, क्योंकि अब कोविड का जो असर होता है वो सीधे सीधे लंग्स पर होता है। तो कोविड आने के बाद इन लोगों को अब कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? अभी बहुत बड़ा वर्ग हमारे मरीजों का ऐसा है जो कोविड से तो ठीक हो चुके हैं, पर उन्हें अभी भी फेफड़े कमज़ोर हैं। उनमें अगर 40% फेफड़े से ज़्यादा डैमेज नोटेड है, तो हम देखते हैं कि ऐसे केसेस में जो बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं, उनमें से एक है जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हमने देखा था, वो लंग्स को भी इन्वॉल्व करता है। ग्रीन फंगस या एस्परजिलस जो है वो भी लंग्स को इन्वॉल्व करता है। और यहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा उभर के एक बीमारी सामने आ रही है वो है क्षय रोग या टीबी। आप मानेंगे नहीं श्रद्धा जी कि अभी पिछले हफ्ते भर में मोर देन 15 टीबी पॉजिटिव केसेस हमने डायग्नोस किए हैं। ऐसे केसेस जिनको हम कोविड के बाद की साधारण खांसी के रूप में ले रहे थे, उनका इलाज उनके लोकल लेवल पे ही 1-2 महीने से वो करा रहे थे, पर जब उनको आराम नहीं पड़ा, उनकी दूरबीन के जांच के द्वारा ब्रोंकोस्कोपी की गई, उनका और गहन अध्ययन किया गया, तो उनमें टीबी निकल के सामने आ रहा है। जी, टीबी की आपने बात की है, तो टीबी भी एक ऐसी बीमारी है जो बड़ा मतलब धीरे धीरे रोगी को खाती है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और परेशान हो जाते हैं। हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। टीबी के पेशेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत दुबले पतले भी कई पेशेंट्स हो जाते हैं। हर समय खांसना, ये जो बीमारी है, पहले एक समय था कि टीबी को बिल्कुल लाइलाज समझा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसका इलाज संभव हुआ है। तो अब टीबी के पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर, वो किस तरीके से होता है? एक और बात, इसके साथ मैं कोरोना को भी जोड़ देती हूँ। टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको कितना आप सतर्क रहने की ज़रूरत है कोरोना से, क्योंकि खांसी का नाम सुनते ही सबसे पहले अब आजकल जो है वो कोरोना जहन में आता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो कोविड के काल से पहले टीबी का तो सदियों से काल का चला आ रहा है और उसे राज रोग की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये सभी बीमारियों में सर्वत्र और सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। टीबी का रोग जो होता है उसमें अगर किसी व्यक्ति को 2 हफ्ते से अधिक खांसी आ रही है, उसे शाम को चढ़ने वाला बुखार या फिर वजन में उसके कई 2-3 किलो की कमी अगर आई हो, एकाएक उसकी शक्ति का स्तर काफ़ी कम हो गया हो, तो ऐसे केसेस में हमें टीबी का प्रॉपर परीक्षण कराना चाहिए। टीबी का परीक्षण या टीबी के डायग्नोसिस के लिए आपको बलगम की जांच, जो माइक्रोस्कोपी के लिए हम सुबह का बलगम 2 सैंपल देते हैं, वो डॉट्स केंद्रों पे एवं अधिकांश हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होती है। अगर अच्छा सैंपल दिया जाए तो टीबी डायग्नोस करना काफ़ी इजी हो जाता है। और उस डायग्नोसिस के बाद में कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स रहती हैं जिनको हमें 6 महीने तक लेना पड़ता है। बहुत रेगुलर वे में अगर आप टीबी की दवाइयाँ लेते हैं तो बहुत बड़ा तबका टीबी के मरीजों का ऐसा है जो नॉर्मली ठीक हो जाएगा। आजकल एक बहुत बड़ा टीबी का जो एक चिंता का विषय है वो है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी ऐसी टीबी जिसके ऊपर साधारण दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। तो उनके लिए हम खकार की वो जांच जो पॉजिटिव आती है उसमें कल्चर लगाते हैं। ये कल्चर 1 से 1.5 महीने तक का रहता है, उसके बाद रिजल्ट आता है। और यही रिजल्ट जल्दी देने के लिए सरकारी केंद्रों पे सीबी नेट की व्यवस्था है जो कुछ जानकारी हमें 1 से 2 दिन में उपलब्ध करा देता है। अब ज़रा मैं सीने में दर्द की शिकायत, अब आपके पास तो खैर काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को सुना है सीने में दर्द हो रहा है और उसको हम कई तरीके से समझते हैं, क्योंकि नीम हकीम खतराए जहां तो ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है भारत में। तो हम उसको समझते हैं कि एसिडिटी की वजह से हो सकता है, या कह देते हैं अरे कभी कभी हो जाता है, ये भी कहते हुए पाए जाते हैं लोग। ऐसे अजवाइन खा लो या कुछ ऐसा खा लो कि ठीक हो जाएगा, घरेलू नुस्खे अपना लेते हैं। लेकिन हम कैसे समझें सीने के दर्द को कि ये दर्द ख़तरनाक है? आपने बिल्कुल बहुत टू द पॉइंट बात करी है और वाकई में जो ओवर द काउंटर मेडिकेशन का चलन है
और बहुत सारे स्थितियां हमारे यहाँ ऐसी भी बनती है कि अधिकांश मरीज सीने में मामूली दर्द के लिए सीधे मेडिकल वाले के पास जाके डायरेक्टली अपने पुराने एक्सपीरियंस से दवाई ले लेते हैं। तो ये एक डेंजरस चीज़ है। सीने का दर्द कभी भी सामान्य हमें नहीं समझना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण सीने में दर्द का एसिडिटी होता है, ये मैं मानता हूँ, बट और भी अन्य बीमारियाँ जो हृदय से संबंधित होती हैं, जैसे कि शुरुआती हार्ट अटैक, एंजाइनल पेन, अगर आपका उल्टी तरफ के सीने में दर्द हो और वो अंदरूनी बाह तक जाए और उसके साथ में आपको तेज पसीना या सीने में दर्द आए, तो वो हार्ट पेन, कार्डियक पेन होने के चांसेस रहते हैं। ये जो चेस्ट पेन है, कभी कभी पेट की समस्याओं के साथ में भी मिलता है। हमें पेंक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर में पथरी, पेशाब की पथरी भी कभी कभी सीने में दर्द बन के आती है। कई सारी आर्थोपेडिक प्रॉब्लम जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस या फिर रीढ़ की हड्डी में लचक आ जाना, ये नसों का दबना, ये चीज़ें भी सीने का दर्द बन के सामने आती है। और निश्चित रूप से कई फेफड़े संबंधित समस्याएं जैसे निमोनिया, अनियंत्रित दमा होना या फिर खून के थक्के जम जाना, जो कोविड में हमने कई मरीजों में देखा था। ये सब चीज़ें अगर आपको एक लक्षण है, वो है सीने में दर्द। इतनी बीमारियां उस सीने के दर्द के पीछे छुपी रहती है। इसलिए जैसा आपने बोला, मैं उस बात का समर्थन करता हूं। आपको जब भी सीने में दर्द हो, बेटर रहेगा कि आप एक अपने नज़दीकी चिकित्सक को दिखाएं, उसका प्रॉपर इवेल्युएशन कराएं। प्रॉपर ट्रीटमेंट से सीने का दर्द पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जी, अच्छा डॉक्टर, एक तो कुछ चीज़ें तो जैसे एक आम इंसान को, जैसे मुझको भी पता है कि सीने में दर्द है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है, या सीने की से भी जुड़ी हुई बीमारी निमोनिया हो सकती है, टीबी हो सकता है, अब कोविड भी उसमें मुझे लगता है शामिल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो चेस्ट से संबंधित होती हैं? देखिए, जो हम बीमारियों को यूँ देखें तो जो लंग्स के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे प्लूरा कहते हैं। इसके अलावा हड्डियाँ और दिल, ये सभी चीज़ें अपने सीने में रहता है। तो अगर मान लीजिए फेफड़े के बाहर जो झिल्ली है उसमें पानी भर गया है या पस जमा हो गया है, तो उसे प्लूरल एफ्यूजन या एम्पायमा संबंधित रोग कहा जाता है। तो उसका हमें बहुत ही गंभीरता से इलाज करना पड़ता है, क्योंकि वो अक्सर टीबी या निमोनिया के बिगड़ने के संकेत होते हैं। फिर अगर आपके लंग्स में, हमने चर्चा करी, निमोनिया है और हमको अगर उस पर तवज्जो देना है तो तुरंत एंटीबायोटिक्स चालू करके खकार की जांच करके हमें हरकत में आना पड़ेगा। अगर टीबी है तो जल्द से जल्द हमें हमारे खकार की जांच करके, एक्सरे करवा करके वो डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, नहीं तो कल को खकार में खून आना भी चालू हो सकता है। वहीं पे अगर कोई हृदय संबंधित समस्याएं हैं और आपको अपने रेगुलर बेसिस पे कुछ काम करने के बाद में सीने में दर्द उठ रहा है, तो आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवा के, हार्ट का 2D इकोकार्डियोग्राफी करवा के उसका प्रॉपर इलाज कराना चालू है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है कि आप हल्के में इसको लेंगे तो कल को यही मामूली सी प्रॉब्लम एक हार्ट अटैक के रूप में एक बहुत इमरजेंसी सिचुएशन बन सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रिवेंटिव उपाय या फिर रोकथाम के कदम हमेशा इन बीमारियों की पहचान करके अपने जीवन शैली में लेकर आए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैंने देखा है या फिर समझा है कि कोई भी सीने का दर्द, डॉक्टर अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वो अचानक नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और वो बहुत पहले से पनप रहा होता है, जिसे पेशेंट इग्नोर करते हुए आ रहा होता है। और हमको लगता है कि सडनली ये हुआ, जो कहते हैं कि अरे अचानक दर्द उठा, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था, एकदम से हुआ। तो ये पहले से जो चला आ रहा है, वो क्या सिम्टम्स होते हैं शुरुआती, जिससे हम समझ सकें और ये आने वाले समय में कोई इसके गंभीर परिणाम देखने को ना मिले। अभी मैं 2-3 दिन पुराने ही एक मरीज का किस्सा आपके साथ साझा करता हूं, जिसमें वो मरीज अपने घर पर करीबन पिछले एकदम इमरजेंसी में आईसीयू में हमारे पास आया। घर से उसको कुछ उसके मित्र उठा के लेके आए। जब हमने हिस्ट्री ली तो पता चला कि 3-4 दिन से भाई साहब का परिवार बाहर गया हुआ है और वो घर के बाहर खाना खा रहे हैं। परसों उन्होंने पार्टी की थी जिसमें उन्होंने कुछ नॉन वेजिटेरियन का उपयोग किया था। उसके बाद अगले दिन
दिन जब घर वाले आए तो काफ़ी हेवी डाइट ली और एकाएक उनको हल्का हल्का सीने का दर्द होने लग गया। उन्होंने उसको हल्के से लिया और अगले दिन सुबह सुबह उनको एकदम तेज़ सीने में दर्द के साथ में ज़ोरदार खून की उल्टी हुई। तो जब उनकी वाइफ आउट ऑफ स्टेशन थी, जब वो आई और हमने डिटेल हिस्ट्री ली तो हमें ये पता चला कि ये जो सीने का दर्द था वो भाई साहब को करीबन पिछले 8-10 दिन से परेशान कर रहा था। उनको एसिडिटी की समस्या का भान पहले ही से ही था, जिसके बावजूद जब घर वाले बाहर थे तब 2-3 बार उनका अल्कोहल का कंजप्शन भी अधिक रहा। और जब उनका पूरा डायग्नोस किया गया, एंडोस्कोपी की गई, तब पता चला कि उनके पेट में एक छाला था और चूंकि उन्होंने प्रॉपर परहेज नहीं रखा, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया तो वो छाला फट गया और उनको खून की उल्टियां बिल्कुल। तो मतलब कि पहले से था और हम लोग इग्नोर करते आते हैं कि कैसे रोकथाम जरूरी है। हाँ डॉक्टर, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ रायगढ़ से, राजीव किशोर, जरा उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है पूछिए। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब से मेरा सवाल ये है कि मुझे बीच बीच में सीने के बाएं तरफ जिधर हार्ट होता है वहाँ पे एक चुभन सी होती है और इसके कारण मुझे ये एक डर सताता है कि कहीं मुझे हार्ट अटैक का तो कोई लक्षण ये नहीं है। मैंने पिछले साल ही सर ये अपनी चेकअप भी करवाई थी, कंप्लीट चेकअप करवाई थी। उसमें सारे रिपोर्ट, इको, ईसीजी, सारे रिपोर्ट, टीएमटी सब नॉर्मल आए थे। लेकिन ये फिर इन दिनों में महसूस कर रहा हूँ कि ये चुभन होती है। तो क्या मुझे फिर से टेस्ट में जाना चाहिए या फिर इसको मैं पैंडी वगैरह लेता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ होता है? तो कृपया कर थोड़ा सा मार्गदर्शन करें डॉक्टर साहब। नहीं राजीव जी, आपने एक बहुत ही अच्छा केस सिनेरियो हमारे सामने रखा है कि आपने पिछले साल आकलन इसी तकलीफ़ के लिए कराया था, इस साल पुनः वो तकलीफ़ हो रही है। आपने आपके सवाल का जवाब भी हमें दे दिया कि पेंटोप्राजोल दवाई लेने से आप रिलीफ महसूस करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आपको ये राय दूंगा कि हार्ट का चेकअप आप करा चुके हैं, इस बार डिटेल्ड हार्ट का चेकअप न कराएं। आप भले ही अपना एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अपने चिकित्सक से पूछ के करवा लें, पर निश्चित रूप से आप एक पेट रोग विशेषज्ञ के पास जाएं एवं अगर उनको उचित लगे तो आप अपने पेट संबंधी जांच कराएं, लगे तो एंडोस्कोपी करवाएं। ये देखें कि कहीं ये जो पेट का दर्द लंबे समय से है ये कहीं कोई पेट के अंदर एसिडिटी का छाला तो नहीं बन गया है। जी, तो उम्मीद करती हूँ राजीव जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो एक बार ज़रूर आप डॉक्टर के पास जाएं, आप किसी पेट संबंधित डॉक्टर से संपर्क करें और ताकि आपकी जो परेशानी है वो दूर हो सके। डॉक्टर, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि कितने आप जागृत हैं अपनी हेल्थ को लेकर। ये भी मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में भी बात रखें, क्योंकि कई बार हम लोग बड़ा इग्नोर करते हैं, ख़ासतौर पर महिलाएं, कि अरे कुछ नहीं है। और कई लोग ये कह के इग्नोर करते हैं कि यार तुम लोगों के बड़े चोचले हैं, कि तुमको हर चीज़ ऐसी ही लगती है कि कोई बड़ी बीमारी होगी। तो ये चीज़ लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर हैं, आप समझाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे और गंभीरता से लेंगे छोटी सी दिक्कत को भी। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ये हमारे एक रोज़मर्रा की इशू है जो हम ओपीडीज़ में देखते हैं। और कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे जिनको हम अगर प्रॉपर वे में करें तो वो प्रिवेंशन कहलाती हैं, पर हम उसी की अति कह लें तो वो वहम कहलाती हैं। तो जो एक सीधी सी एग्जांपल है कि आपको अगर मान लीजिए एज है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, आप एक पुराने स्मोकर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप रोकथाम के लिए वैक्सीन्स मार्केट में उपलब्ध है। वैक्सीन्स जैसे कि न्यूमोनिया की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है। आप ये लगवा के इस प्रकार के निमोनिया होने से बच सकते हैं। अगर कोविड-19 है तो आप कोविड की भी जो 3-4 प्रकार की वैक्सीन भारत में उपलब्ध है वो लगवा के आप कोविड से बचाव कर सकते हैं। इसको लेके अक्सर कॉमन वर्ल्ड में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी बातें, या जो आपने बोला कि आपके साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ इसलिए हैं क्योंकि अक्सर लोग मिस इन्फॉर्म्ड रहते हैं और र्यूमर्स के ऊपर बिलीव करके वैक्सीन जैसी फ़ायदेमंद चीज़ों से खुद को दूर रखते हैं। वहीं पे जैसे मैंने आपको एक एलर्जी टेस्ट की बात की थी, एलर्जी टेस्ट
बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बट कराते बहुत ही कम लोग हैं। क्यों? अरे यार तूने एलर्जी टेस्ट करा लिया, जो पता है वो ही पता चलेगा, तेरे तो सब खाने की चीज़ें बंद हो जाएंगी। अरे अगर गेहूं से एलर्जी निकल गई तो क्या करोगे, दूध से एलर्जी निकल गई तो क्या करोगे। पर मुद्दे की बात ये है, अगर आपको वाकई में कोई खान पान की आदत की वजह से तकलीफ हो रही है तो जितना जल्दी आप उस प्रॉब्लम की पहचान करके परहेज चालू करेंगे उतना ही जल्दी अच्छा आप उस होगा। बीमारी से बिल्कुल। मुक्ति तो हमें सजग रहना बहुत ज़रूरी है और तभी हम अपने आप का ख्याल रख पाएंगे, अपनी हेल्थ का ख्याल रख पाएंगे। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, अपना अमूल्य समय दिया। मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये जानकारी समझ में आई होगी और अब वो अपना ख्याल रखेंगे। डॉक्टर रवि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।